साथियों, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिंह। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव खबरों के साथ। खबर जौनपुर से। जौनपुर के सपा नेता जयहिंद यादव ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत मुकाबला करने के लिए संगठन कार्यकर्ता साथी तैयार हो गए हैं। यकीनन इसका रिजल्ट आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में दिखाई देगा। अब आमजन मानस को झूठे जुमले और सच्चे वादे, पक्के इरादे के काम में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। आगे की न्यूज देखने के लिए हमारे रिपोर्टर अबूशाद अहमद के साथ बने रहिए। जैसा कि दिन प्रतिदिन अपनी सदस्यता अभियान के माध्यम से या फिर ये कह लीजिए कि आवाहन पत्रिका बांट रही है, तो कहीं इस उपचुनाव में जो करारी हार जिसको बोलते हैं कि 8 विधानसभाओं का पूरे प्रदेश में उपचुनाव था, ये हार का कारण आप किसे मानते हैं? क्यों आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी चुनाव में अपनी दस्तक नहीं दिए और कोई भी कार्यकर्ता अपना वोट बैंक बढ़ाने के काबिल नहीं बचा? क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जिला पंचायत सदस्य जयहिंद यादव मड़ियाहूँ ब्लॉक मड़ियाहूँ विधानसभा, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में 7 विधानसभाओं का चुनाव हुआ। 7 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की एक ही विधानसभा क्षेत्र जो है मल्हनी थी, हमारी परंपरागत सीट थी, जिस सीट को जो है समाजवादी पार्टी ने जीता। 6 सीटें जो थी वो बीजेपी की थी। जीतना चाहिए हमको, लेकिन जो है चाहे उसको ईवीएम के माध्यम से चाहे अधिकारियों के माध्यम से बीजेपी ने नंगा नाच करके जीतने का काम किया। जनता ने नहीं जिताया। ये जो है ईवीएम और जो है अधिकारियों के कारण ही जो है वह सीट जीती गई। मल्हनी ऐसी विधानसभा थी जहां इनकी चल नहीं पाई, जहां समाजवादी गढ़ है उसको हम लोगों ने जीत लिया। लेकिन जहां इनका जो है हम लोगों का गढ़ में थोड़ा जहां बहुत 19 था, वहां इनके अधिकारी हावी होकर के उनको जिताने का काम किए। लेकिन जनता जो है समाजवादी पार्टी के साथ है और 2022 में जो है जनता इंतजार कर रही है कि 2022 का चुनाव कब होगा। जयहिंद जी, वो भी दौर रहा करता था जब मुलायम सिंह सुप्रीमो हुआ करते थे इस समाजवादी पार्टी के, और चाचा शिवपाल बाखूबी प्रदेश की जिम्मेदारियां निभाते थे। लेकिन आज बुजुर्गों का जहां तक विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि अनादर किया गया, और जहां बागडोर अखिलेश यादव जी के हाथ में, तो उपचुनाव में वो बुजुर्ग भी जाया करते थे और विजय फतेह हासिल होती थी समाजवादी पार्टी को। लेकिन दिन प्रतिदिन संगठनात्मक जोर खत्म क्यों होता दिख रहा है? क्योंकि जहां 2022 में आप लोग अपनी लहर बताते हैं, तो उसका असर सेमीफाइनल में आना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सत्ता का चुनाव होता है, सरकार के लोग दुरुपयोग करते हैं। लहर तो समाजवादी पार्टी की है। 22 में सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज तक जो है बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य नहीं जमीन पे उतारा, या योगी जी या मोदी जी ने, कि जो जमीन पे कार्य उतरा है और जनता खुश हो। कोई ऐसा कार्य नहीं। एक ही कार्य हुआ कि सांड को छोड़ दिए, रोड पे एक्सीडेंट कराने के लिए जनता परेशान है, और ऐसा कुछ कार्य नहीं। इन्होंने बता दीजिए कोई ऐसा कार्य उतारा हो जो जनता के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 100 नंबर जो है पुलिस के लिए दिया था। योगी ने क्या उसको 112 करके, क्या उसमें डीएसपी और क्या एसपी बैठने लगे? ऐसी कुछ हुआ क्या व्यवस्था? और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जो है कोरोना काल में जो है 18 लाख लोगों को जो है लैपटॉप देने का काम किया, 55 लाख जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया, साइकिल मजदूरों को देने का काम किया। क्या जो है आज जो है भाजपा गवर्नमेंट में ऐसा कुछ हुआ क्या? कोई ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की बता दीजिए कि जो व्यवस्था जनता तक पहुंची हो, कि जनता खुश हो। इस आधार पे 2022 की फतेह करने की जैसी बात जो हर जगह पे कहीं भी समाजवादी पार्टी के वर्कर मिलते हैं तो पूछने पे यही कहते हैं, हम 2022 हमारा है, ये सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, हम इस सरकार को रहने नहीं देंगे। लेकिन किस आधार पर, कौन सा ऐसा जोर होगा कि पब्लिक जनमत अपना जनादेश आपके पक्ष में सुनाएगी?
पब्लिक जनमत जनादेश इसलिए देगी कि 2012 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने जो है आपके प्रदेश में मेट्रो लाने का काम किया, उन्होंने बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, जिसपे देश की सबसे वजन फाइटर प्लेन उतरने का काम किया, उसको भी चेक किया गया। और इसके बाद जो है देश के प्रदेश की जो है डीजीपी कार्यालय इतना सुंदर उन्होंने बनवाया। उन्होंने जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया, उन्होंने आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया, उन्होंने कई जिलों में जो मेडिकल कॉलेज 2-4 छेठ थे केवल प्रदेश में, उन्होंने कम से कम 11 मेडिकल नए कॉलेज प्रदेश में स्थापित करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। आज जनता ये कह रही है, सुन लीजिए, आज जनता ये कह रही है कि हमारी भूल थी कि कमल का बटन दबाया। जनता की भूल कमल का फूल, ये निश्चित रूप से सत्य है कि जनता नहीं चाहती है अब कि कमल का फूल अब फूलेगा। 22 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, निश्चित रूप से सत्य है। ये एक प्रश्न बनता है कि जो माफियाओं पर, भू माफियाओं पर, दहशतगर्दों पर ये जो कार्यवाही निरंतर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार हो रही है, प्रशासन हावी दिखता जा रहा है इस पर, और जगह जगह मकान मलबे में तब्दील हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, माफिया जो है राज खत्म हो। लेकिन माफिया राज जो 31 या 51 मुकदमा खुल हमारे मुख्यमंत्री पे हैं, जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं आदरणीय योगी जी के पास है, और 54-55 मुकदमा जो है आपके उप मुख्यमंत्री मौर्य जी केशव प्रसाद के ऊपर है। तो पहले तो सेंगर और चिमयानंद जैसे लोग उसमें भ्रष्ट लोग जैसे बैठे हैं। आप लोग कहते हैं कि कुछ लोगों की दरिंदों की फांसी मांगते हैं, मैं तो कहता हूं सबसे पहले चिमयानंद और कुलदीप सेंगर को फांसी दीजिए, इसके बाद जो है बलात्कारियों को फांसी दीजिए, पहले इनको फांसी दीजिए दोनों को, तब तो मैं जानूं कि भाजपा का मन साफ है। भाजपा ये चाहती है कि नहीं हम गुंडा राज समाप्त करना चाहते हैं, हम ये समाप्त करना चाहते हैं। अरे क्या भाई अतीक अहमद का और अफजाल अहमद का उनका घर उजाड़ने से साफ हो जाएगा कि विजय मिश्रा का घर उजाड़ने से साफ हो जाएगा? आपने एक जाति कार्रवाई कर रहे हैं। आप जो है ब्रजेश सिंह का घर क्यों नहीं उखाड़ रहे हो? आप जो है वो अजय सिंह का घर क्यों नहीं उखाड़ रहे हो? आप उखाड़ो, अगर आपको कार्रवाई करना है तो एक तरफ से कार्रवाई करिए। आपके मंत्रिमंडल में अपराधी हैं, उनको भी आप सफाया करिए। दूध के धूले हो पहले आप, जब आप दूध के धूले नहीं हो, किसी को जो आप काम कर रहे हो वो आप जाति संघर्ष के नाते कर रहे हो। एक अंतिम प्रश्न सर, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, अंतिम प्रश्न के तौर पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहली बात में आपने ईवीएम का मसला अपने सांकेतिक बातों में रखा था, ईवीएम से आप कितने सहमत हैं, और नहीं सहमत हैं तो क्यों? क्या ये ईवीएम ही है जो लोकतंत्र में चुनावी खेल बिगाड़ रहा है? एकदम यही सत्य है कि 2014 में नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी बहुमत मिलना ये ईवीएम का ही खेल था। आज आप मोबाइल लिए हैं, आप मोबाइल से पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका कोड आप जानिए, उस कोड से पैसा देश विदेश चाहे जहां ट्रांसफर कर दीजिए। तो उस ईवीएम को बनाने वाला, अगर वो जापान जर्मनी वाला बनाने वाला एक कह रहा है कि हमने इस कोड दबा देंगे तो आपकी वोट जहां पड़नी है वहां पड़ जाएगी, तो हम उसको कैसे सत्य मान लें? और जिसने इस ईवीएम को चालू किया उस देश में जो है इस पे बैन लग गया। इसका क्या कारण था कि इसका बैन लग गया? अगर नेट पे चलाया जा रहा है तो नेट पे तो आप नेट पे क्या क्या कर रहे हैं आप सोचिए, दुनिया में कौन कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन आप मोबाइल में अपने देख रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि ईवीएम से बटन को नहीं दबाया जा रहा है? अगर ये भी है कि अगर साइकिल की बटन दबा रहे हैं, कमल की फूल पे उसका लाल बटन जल रहा है, हरी बटन जली वोट पड़ रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है नेट सेटिंग। आप सेटिंग से काम कर रहे हैं, ये ईवीएम का कारण यही है। बाकी ईवीएम में क्या दम है? ईवीएम आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, देखिए क्या दशा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पत्रकार साथियों, आप सबको। तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।